नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पुलिस का तुरंत फुरत न्याय का लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट संस्करण, इसकी एक झलक हमने कुछ महीनों पहले हैदराबाद में देखी थी और अब यूपी में देख रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर के पीछे की पॉलिटिक्स, पुलिस का प्रोफेशनलिज्म, लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया की रिएक्शन, इन सब चीजों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान भी हैं, यूपी के डीजीपी रहे, सीनियर कॉप और सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रकाश सिंह, जो पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी विषयों पर लगातार लिखते रहते हैं। इनका अध्ययन है और बहुत ही सेन वॉइस माने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्कार। पहला रिएक्शन सर, आप यूपी पुलिस का हिस्सा रहे हैं। यूपी पुलिस की एसटीएफ ने जो कहानी सुनाई, आप उस कहानी पर कितना भरोसा कर पा रहे हैं? देखिए, उस कहानी पे भरोसा करने या न करने की बात मेरे ख्याल में प्रश्न बहुत सही नहीं है। घटना हुई है, उसका एक जो आधिकारिक वर्षन है, हम तो अभी उसी पर जाएंगे, क्योंकि ये मामला एक जांच का विषय होगा कालांतर में। और जांच के बाद जो जांच कमेटी होगी वो किस नतीजे पहुंचेगी, वो बात की बात है। अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि एनकाउंटर हुआ, क्योंकि मेरी अपेक्षा ये थी कि विकास दुबे का सही ढंग से इंटरोगेशन हो, उससे पूछताछ बहुत विस्तार में हो, तो जो लोग उसको समर्थन करते थे, उसको फाइनेंस करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसको प्रोटेक्शन देते थे, सबका नाम उजागर होगा। और जब नाम उजागर होगा तो बड़े पैमाने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और नेक्सस का जो पूरा उसका पर्दाफाश होगा और सबके खिलाफ विधिवत कार्रवाई होगी और उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। परंतु दुर्भाग्य से, मैंने कहा दुर्भाग्य से, एनकाउंटर हो गया और वो मारा गया। एनकाउंटर के औचित्य पे या उसके मेरिट पे, उसके ऑथेंटिसिटी पे, सही था, जेन्युइन था, नहीं था, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कोई जांच नहीं की है और इसके बारे में तरह तरह के वर्षन हैं, वो अपना आ रहे हैं। हमें अभी ठंडे दिमाग से इस खबर को लेना चाहिए और बाद में अगर एनकाउंटर नहीं सही है तो बाद में ये तथ्य भी सामने आ जाएगा। राजदीप जी, योर फर्स्ट रिएक्शन। सर, मेरा दिमाग ठंडा नहीं है प्रकाश सिंह जी जैसा। मेरा दिमाग चलता है पत्रकार का, इसलिए मैं सवाल पूछूंगा। और सवाल से एक बात साफ होती है कि इतने सवाल हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी ही लगता है बॉस। इसमें कोई ऐसी, ये बी ग्रेड सी ग्रेड पिक्चर की तरह है। कम से कम थोड़े सोफिस्टिकेशन से भी करते। जिस तरह से हुआ है उसमें किसी को भी शक नहीं हो सकता कि ये फर्जी एनकाउंटर था। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरी यंत्रणा एक तरह से शक के घेरे में। क्या था इतना, कौन सा राज था विकास दुबे के पास जिसकी वजह से उनका एनकाउंटर करना पड़ा? यह सवाल हमें पूछना वाजिब है। मैं प्रकाश सिंह जी का आदर करता हूं और जांच होनी चाहिए, लेकिन आप और हम जानते हैं जांच में क्या निकलेगा। वही अफसर जांच करेंगे अपने अफसर को, कुछ निकलेगा कभी। जुडिशियल इंक्वायरी भी अगर होगी तो उससे क्या निकलेगा? एनएचआरसी की रिपोर्ट्स में कितने ऐसे हुए एनकाउंटर्स, क्या हुआ, कौन सी कार्रवाई, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होती है? आई एम सॉरी टू से, यूपी की भाषा में, आप लोगों की भाषा में, ये सब सेटिंग है, ये सब सेटिंग से हुआ है। राजदीप जी, प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। ये राजदीप, स्टूडियो में बैठ के कोई भी राय दी जा सकती है और बड़ी आसानी से, क्योंकि आपकी कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी है नहीं, आप कुछ भी राय दे सकते हैं। एक बात राजदीप हमेशा याद रखिए, उसके मारे जाने में, विकास दुबे के मारे जाने में बड़ी जबरदस्त लॉबी इंटरेस्टेड थी कि वो मारा जाए। मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल सर। जिन लोगों का नाम पर्दाफाश होने वाला था वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत हैवी वेट्स हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी लोग हैं, पुलिस विभाग में भी लोग हैं। सो देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग लॉबी
which wanted him liquidated, and we did not want his interrogation by the police. जी अब किसने, क्या उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई, क्या उन्होंने ये करवाया? मतलब बहुत सारे सवाल हैं। मतलब एकदम किसी के नतीजे पे पहुंचना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको मरवाने में मतलब पुलिस को ऐसे, पुलिस सामान्यतः चाहती कि वो इनकाउंटर सही ढंग से हो जाए और उसको मारा जाए, परंतु पुलिस के अलावा कम से कम 50 आदमी ऐसे होंगे और शक्तिशाली आदमी, प्रभावशाली आदमी, जो इस बात के लिए चिंतित थे कि भैया अगर इसने अपना इंटरोगेशन में सारा बातें खोल दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी मट्टी पलीद हो जाएगी, और ये लोग इसमें इंटरेस्टेड रहे होंगे कि इस आदमी का उन्मूलन हो जाए। सर मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। सौरभ जी, सवाल आप देखिए, उज्जैन पुलिस इन्हें अरेस्ट नहीं करती विकास दुबे को, ये ट्रांजिट रिमांड सीधी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंडओवर कर देती है। कल रात को मीडिया को एनकाउंटर के 10 मिनट पहले रोका जाता है। जब पत्रकार हमारे वहां सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। 10 मिनट बाद एसटीएफ गाड़ी जो है TUV 300 वो गाड़ी, राजदीप, ये सवाल लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। ये सवाल पूछना वाजिब है कि नहीं? ये चीजें पूछी गई कि गाड़ी कैसे बदली, चेहरे से मास्क नहीं हटा, अगर वो भाग रहा था सीने पे गोलियां, इतनी दूर कैसे भाग गया, उसके प्लेट पैरों में रॉड पड़ी हुई है, ये सारे सवाल तो हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सर बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा है कि 8 पुलिस वाले मार दिए गए। बहुत गुस्सा रहा होगा पुलिस फोर्स के अंदर, क्योंकि हम ये देखते हैं पूर्वांचल में या पश्चिमी यूपी में कई दुर्दांत अपराधी रहे, लेकिन कभी इतने बड़े पैमाने पर पुलिस वालों की हत्या नहीं हुई। सर देखिए सौरभ, गुस्सा तो इसमें आपको भी आना चाहिए। केवल पुलिस कर्मियों को ही क्यों गुस्सा होता? पूरे देश को पुलिस कर्मी आपके सुरक्षा के लिए है, और पुलिस कर्मियों को कोई इस तरह 8 आदमियों को मार दे, अरे नक्सलियों से मारे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मारे जाते हैं, कश्मीर में मारे जाते हैं, वो तो अलग बात है, पर कानपुर देहात में इस तरह की घटना होना एकदम अप्रत्याशित है। जी, वही मैंने कहा, अनप्रेसिडेंटेड। हर नागरिक को, हर संवेदनशील नागरिक को गुस्सा आया था कि ऐसी घटना हो कैसे गई, और ये दुर्दांत अपराधी, मतलब इनको तो सख्त से सख्त तरीके से इनसे डील किया जाना चाहिए। ये हर नागरिक की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अब यह है कि गुस्सा तो सभी में था, पर ये घटना कैसे हुई, देखिए इसके बारे में अब भाई बहुत प्रीएम्प्टिव होकर जजमेंट देना वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, और जांच होगी और हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पे, अब अगर इंस्टीट्यूशंस, आप सरदेसाई जी कहेंगे कोई इंस्टीट्यूशंस पे हमें भरोसा नहीं, तो भैया फिर कहाँ से इंस्टीट्यूशंस ले आए? हमें तो इसी देश में रहना है, इसी इंस्टीट्यूशन से हमें काम लेना है, और उसी इंस्टीट्यूशंस को हमें जितना संबल प्रदान कर सकते हैं संबल देना चाहिए, और ये अपनी तरफ से ये प्रयास करना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशंस एक निष्पक्ष वातावरण में सही जांच कर सकें और सही नतीजे पे पहुंच सकें। सर, मैं सौरभ जी और मैं बड़े अदब से प्रकाश सिंह जी को कह रहा हूं, मेरा ऐसा नहीं कि मुझे विश्वास नहीं है, पर मैं मानता हूं कि मेरा विश्वास कम होता जा रहा है। ये मैं सही मानता हूं कि मेरा इंस्टीट्यूशन में विश्वास आजकल कम होता जा रहा है। आज मैं देख रहा था जयंत चौधरी जो RLD के चीफ है, उन्होंने कहा कि कोर्ट बंद कर दीजिए, अब कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए, अब बस ऐसे ही एनकाउंटर से सभी को मार दीजिए। और मुझे लगता है कभी कभी जनता भी यही चाहती है आजकल। आप जानते हैं जनता जो है, कई लोग कहेंगे सही हुआ, कौन चाहता है कि वो जेल में जाए? 2002 में इसी विकास दुबे ने एक हत्या की, बीजेपी लीडर की, जेल के अंदर 25 विटनेस थे, सभी हॉस्टाइल बन गए, सभी ने अपना बयान बदल दिया और 2005 में ये एक्विट हो गए। तो आज शायद कुछ लोग कहेंगे सही हुआ जो भी हुआ। अब इसी तरह से चाहते हैं तो फिर हम बनाना रिपब्लिक बन जाए जिसमें ना संविधान हो ना कानून हो। मुझे डर यही है, मुझे डर कहीं यही है सर कि अगर इसी तरह से हम, और ये पहली बार नहीं हुआ है, हम अगर इतिहास में, और ये केवल यूपी में नहीं, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में देख रहा था, पहले 5 स्टेटों में आंध्र प्रदेश एक जमाने में नंबर 1 हुआ करता था इसमें, इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में। एक जमाने में मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड को एक पुलिस इस्तेमाल करती थी, एक गैंग दूसरे गैंग को एलिमिनेट करता था, और कुछ वो एनकाउंटर कॉप्स को हमने तो जय जयकार की उनकी, उनको टिकट्स मिले, वो पार्लियामेंट जाना चाहते थे या असेंबली में मेंबर बनना चाहते थे। हमने तो एनकाउंटर कॉप्स पर पिक्चरें की। आप जानिए सौरभ जी, ये कोई आज की घटना नहीं है। विकास दुबे के पहले कई ऐसे डॉन हुए हैं जिनको इसी तरह से एलिमिनेट किया गया है, और जनता ताली मारती रहती है। तो आप कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मिस्टर सरदेसाई,
हमारे सामने दो विकल्प हैं। एक तो हम निराश हो जाएं कि इंस्टीट्यूशंस बेकार हैं, इन पे हमें विश्वास नहीं है, ये काम नहीं करेंगे। दूसरा विकल्प ये है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस को संबल प्रदान करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, उनके पक्ष में वातावरण बनाएं और उन पे जहां उनके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, जहां उनके अधिकारों में कटौती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप तो इतने बड़े चैनल के मुख्य वक्ता हैं, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आप इन बातों को उठाइए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म की बात जस्टिस मालिमत ने की। अब मैं आपसे पूछूं कि जस्टिस मालिमत की रिपोर्ट पे क्या कार्यान्वयन हुआ? एक कॉस्मेटिक कार्यान्वयन हुआ, पर वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ। अगर जस्टिस मालिमत कमेटी का ये रिकमेंडेशन मान लिया गया होता कि जजेस का काम केवल ये नहीं कि तराजू तौलना, अरे भाई तराजू तो बनिया तौलता है बाजार में, आपका नाम तराजू, आपने इधर गवाही रखी, उधर गवाही रखी, इधर का तराजू भारी है, इसके पक्ष में आपने फैसला दे दिया। जज का यह काम नहीं है। जस्टिस मालिमत ने कहा था जज का यह काम है क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, कि हम सच्चाई का पता लगाएं, और अगर उसको ये लगता है कि उसके सामने सच्चाई नहीं आई है तो पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, जरूरत हो तो एक निर्देश दे कि इन लाइंस पे आप इन्वेस्टिगेशन करें। ये जो बहुत बड़ा भारी अहम रिकमेंडेशन थी जस्टिस मालिमत कमेटी की, ये आज तक इस पे किसी ने विचार नहीं किया। 6 महीने पहले रविशंकर प्रसाद ने इसके बारे में कुछ जिक्र किया था, पर उसके बाद कोई फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ। आखिर ये आदमी जो छूटा है मिनिस्टर के मर्डर पे कैसे छूटा है? आपने तो इसकी जानकारी हासिल कर ली होगी। 2001 में इसने एक मिनिस्टर को पुलिस थाने में मार दिया। उसके बाद आती है समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार सारे पुलिस कर्मियों को जो थाने में मतलब प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेसेस, डायरेक्ट आई विटनेसेस थे, उन सब पे दबाव डाला कि तुम अपने बयान से मुकर जाओ। सरकार ने दबाव डाला, सब हॉस्टाइल हो गए और मिस्टर विकास दुबे छूट गए। तो सवाल यह है कि ये सब कैसे होता है? उस समय तो हम सर आपने जस्टिस मालिमत रिपोर्ट की बात की और सौरभ प्रकाश सिंह हमारे साथ है, उन्होंने ही प्रकाश सिंह रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरह से सरकार को कहा कि ये रिपोर्ट आप पुलिस रिफॉर्म की रिपोर्ट थी कि किस तरह से पुलिस यंत्रणा को बदलना है। मेरा ये कहना है, आज हम पुलिस की बात कर रहे हैं, मुझे हमारे पुलिस अफसर पर गर्व है। प्रॉब्लम क्या है, पुलिस अफसर के ऊपर कौन है? पॉलिटिकल डॉन्स होते हैं। असली आप जानिए, असली मास्टर कौन है इस खेल का? असली मास्टर वो पॉलिटिशियन है ना, कोई एसएचओ नहीं है। जो असली ये पूरा ये चला रहा है, जैसे हिंदी फिल्म में आप बड़े फिल्म के बड़े शौकीन है सौरभ जी, आपके दोस्त इसी तरह के फिल्म बनाते हैं क्या? उसमें कौन होता है असली विलन? कौन है? वो एक दूसरे को बचा रहे हैं। आज प्रकाश सिंह जी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसी विकास दुबे को बसपा की सरकार आती है, सपा में रहा, बसपा में रहा, और 3.5 साल में पिछले 3.5 साल से किसकी सरकार थी? भाजपा की थी। और वो जब हम भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि 3.5 साल से हमारी सरकार थी और अधिकांश समय विकास दुबे जेल में था। सर लेकिन ये भी विकास दुबे ने कहा है कि वहां के जो कानपुर के विधायक थे वो हमारे नजदीकी थे। ये भी कहा गया, अगर आप जाकर कानपुर में पूछिए कौन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो विकास दुबे के नजदीक थे, जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन पुलिस नेक्सस वाकई सच्चाई। लेकिन ये कहूंगा, एक आंकड़ा आप देखिए, 2017 से 5178 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, जिसमें 103 व्यक्ति को मारा गया और 1800 से ज्यादा को इंजर्ड किया गया। तो एक ठोक कि पुलिस को एक तरह से खुली छूट दी गई है, और ये दूसरे राज्यों में भी हुआ है। अब सवाल ये है, क्या ये सही है? जनता कहेगी ये सही है कि हम चाहते हैं इससे डर फैल जाए, खौफ फैल जाए। राजदीप जी हमारे साथ प्रकाश सिंह जी हैं, जिनका पुलिस रिफॉर्म्स पे आपने खुद कहा बहुत बड़ा काम है। सर क्या ये एक बिगिनिंग हो सकती है एक बड़ी डिबेट की कि दिस इज द टाइम वेयर वी सीरियसली डिस्कस पुलिस रिफॉर्म्स, कि पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल कंट्रोल कितना रहे? सौरभ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप एकदम निशाने पे पहुंचे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, दरअसल सरदेसाई जी को थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, वो कई बार कह चुके हैं, इसलिए शायद आज बताना जरूरी है कि मेरी रिपोर्ट नहीं थी, मेरी रेड पिटिशन थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। 6 निर्देश राज्य सरकारों के लिए थे और 1 निर्देश केंद्र सरकार के लिए था। जो पहला निर्देश था, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था, वो था to constitute a state security commission with what objective? To insulate police from all kinds of outside pressures. ये सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट जानती थी कि जब तक हम इसको इंसुलेशन नहीं देंगे, बाहरी दबाव से इसको मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये पुलिस फोर्स, जिसको सरदेसाई जी ने कहा कि पॉलिटिकल डॉन,
उस पे हुकूमत करेंगे, ये व्यवस्था चलती रहेगी। तो वो इंसुलेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, पर दुर्भाग्य से उसका अनुपालन कोई राज्य सरकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि पुलिस मेरे शिकंजे में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे और मेरा वर्चस्व इसमें बना रहे और मैं इससे जिसको चाहूं उसको फंसा दूं, जिसको चाहे उसको छुड़वा दूं। तो ये जो पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री, ये कब खत्म होगी? और ये खत्म होने का एक ही उपाय है, आप जैसे लोग मीडिया में इसकी आवाज उठाई जाए, जनता इसकी आवाज उठाए, और जब तक ये इलेक्ट्रल इशू नहीं होगा कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि इसके एजेंडा में पुलिस रिफॉर्म नहीं है, जिस दिन वो हो गया उस दिन मैं समझता हूँ पुलिस रिफॉर्म की शुरुआत हो जाएगी। और ये जब तक आवाज जनता से नहीं उठेगी, मीडिया से नहीं उठेगी, तब तक ये इलेक्ट्रल इशू नहीं बनेगा। लेकिन प्रकाश जी, मैं एक सच्चाई, सौरभ जी, एक सच्चाई मैं आपके सामने बताऊं। आज सुबह इस घटनाक्रम के बाद एक पूर्व मंत्री ने मुझे फोन किया, उसने कहा राजदीप जी ये घटना हुई है, बहुत बुरी हुई है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा आप जानते हैं एक वोरा कमेटी रिपोर्ट हुआ करती थी, NN वोरा जो पूर्व गृह सचिव थे, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी कि पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के बीच में जो नेक्सस है वो किस तरह से है, उसे किस तरह से तोड़ा जाएगा। वो तो 20 साल पुराना है। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा आपने एक डिबेट करना चाहिए कि किस तरह से ये अमल होगा और मुझे बुलाइए। तो मैंने कहा आप सरकार में थे तब आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा तब क्या करते, हमारे कोई सुनता ही नहीं था तब। ये सच्चाई ये है। कौन वो हाथ का, कौन पुलिस रिफॉर्म करेगा जब उस पुलिस रिफॉर्म से आपकी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है वो कमजोर होगी? क्यों? कौन सा वो पॉलिटिशियन है जिसमें उतनी मॉरल ताकत है कि मैं वाकई आप पुलिस को इंडिपेंडेंस दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा? क्योंकि एक बार आप स्वतंत्रता दे तो फिर शायद विकास दुबे जैसी व्यक्ति को पुलिस अपने आप कार्रवाई करके उनको सही सलामत जगह पहुंचा सकती है, जेल के सलाखों के पीछे। ये होता। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ साधु साई जी, मैं स्वतंत्रता की बात नहीं करता हूँ, ये जरा मैं शब्दों पे भी जरा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं स्वायत्तता की बात करता हूँ, ऑटोनॉमी। स्वतंत्रता दीजिएगा तब तो बड़ा गदर हो जाएगा। स्वायत्तता दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए, फंक्शनल ऑटोनॉमी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। हम तो ये कहते हैं कि भाई सरकार अपनी नीति निर्धारण कर दे, पॉलिसी गाइडलाइंस ले डाउन कर दे कि ये हमारी नीतियां हैं, ये हमारा दायरा है, इसके अंदर फिर उसके अंदर जो उन नीतियों के अनुपालन में जो कार्रवाई करनी है उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। उसमें फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीजीपी को पूरा अधिकार होना चाहिए, जैसे चाहे उस कार्रवाई को अंजाम दे। तो हम तो केवल फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का गठन करिए राज्य स्तर पे और जनपद स्तर पे, ताकि जो पुलिस विभाग के कर्मियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं, जैसे जो जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, वो शिकायतें तुरंत उसकी वो कॉग्निजेंस ले सके। पर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी राज्य सरकारें नहीं बना रही। वो क्या कहती हैं कि अभी ऑलरेडी इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जांच के लिए, अब हम एक और क्यों खड़े करें? तो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं, पर इस लड़ाई को हमें जारी रखना है। पुलिस सुधार को हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन पे, एक लक्ष्य तक हमें पहुंचाकर तभी छोड़ना है। और तब तक मैं चाहूंगा कि मीडिया द्वारा जो इस विषय को समर्थन मिल सके वो आप जरूर देते रहिए। प्रकाश जी, मेरा एक सवाल ये है, ये अगेन आई विल गेट बैक टू द विकास दुबे। इसमें यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो एसटीएफ के डीआईजी हैं उनको उनके पद से दूसरी जगह भेजा। आनंद देव को, जो पहले कानपुर के एसएसपी रहे, चौबेपुर थाने की पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया, जो एसएचओ है उनको गिरफ्तार किया गया। और ये बात सामने आई कि जब पुलिस दल उसके घर पहुंचा बिकरू गांव में, तो उसको पहले से जानकारी थी। तो एक पक्ष तो ये है जिसमें पुलिस के ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर को खत्म किया जाए ताकि वो अपना काम मुस्तैदी से कर सके। लेकिन सर, मूल्यांकन इस चीज का भी तो होना चाहिए कि पुलिस फोर्स के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अलग अलग पॉलिटिकल लॉबीज के साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो दो बातें कह रहा हूं। अगर आज की तारीख में कोई पूछे कि साहब आपके दो सुझाव क्या हैं, एक तो ये विधानसभा की और पार्लियामेंट्स में इनमें जो अराजक तत्व हैं, अवांछनीय तत्व हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के तत्व हैं, इनका सफाया हो जाना चाहिए जी। इनको पार्लियामेंट में घुसने न दिया जाए। जनता खड़ी हो जाए पार्लियामेंट में कि आप घुसते कैसे, हम आपको पार्लियामेंट में जाने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, इनके घर के सामने धरना दे। आखिर अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद बराबर कहते हैं कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाना चाहिए, परंतु इस सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला जाता है तो कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। अब सब आदमी तो हाथ इससे खींच लेता है, तो जनता को इसमें आवाज उठानी पड़ेगी।
हर जितनी आपराधिक पृष्ठभूमि के कितने आदमी हैं, आज की तारीख में 143 यानी 36%, 36% एमएलए उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। चलिए 136 आप कहिए, 143 बहुत बड़ी संख्या है, पर जो गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो हैं 107 यानी 26%। अब सोचिए 25% से ज्यादा तो सीरियस ऑफेंसेस में आरोपित हैं और 36% हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई अपराध है। मैं कहता हूँ अपराधों का थोड़ा वर्गीकरण कर दीजिए, क्लासिफिकेशन कर दीजिए। जो कुछ तो अपराध होते हैं टेक्निकल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ अपराध होते हैं पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं, इनको छोड़ दीजिए आप। पर जो विशुद्ध अपराध है, गंभीर किस्म के अपराध, विशुद्ध अपराध है, हत्या, बलात्कार है, रेप, लूट, मर्डर है, रॉबरी है, डकैती है, रेप है, अटेम्प्ट टू रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सब अपराध जिनके खिलाफ दर्ज हैं उनके आप उनकी लिस्ट बना लीजिए और कल जनता से कह दीजिए कि साहब ये सबके सामने, घर के सामने धरना दो कि तुम या तो इस्तीफा दो, नहीं तो हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट। देयर हैज टू बी अ पब्लिक मूवमेंट। तो हम नेताओं के भरोसे अगर बैठे रहेंगे कि नेता कब जागृत होंगे, कब इनलाइटेंड होंगे, तो ये नेता कभी नहीं इनलाइटेंड होंगे। कोई जमींदार, किसी जमींदार से आप कहिए कि भैया जमींदारी एबोल्यूशन होना चाहिए, तो जमींदारी एबोल्यूशन करेगा? जमींदार कहेगा अरे मेरे तो वो है। तो इनकी जमींदारी आज की तारीख में पुलिस के ऊपर इनकी जमींदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनकी जमींदारी। सर आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, सौरभ जी और प्रकाश सिंह जी भी, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ जर्नलिस्ट हूँ, मैं इन नेताओं से मिलता हूँ। कई सालों पहले एक महाराष्ट्र के नेता ने मुझे कहा, उनके खिलाफ भी कई अपराधीकरण के मामले थे, फिर वो नेता बन गए थे। वो बड़ा मुझसे कहने लगा, आप जानते हो सच्चाई क्या है? तो मैंने कहा सच्चाई, उन्होंने कहा मुझसे कि सच्चाई ये है कि ये नेता थे, ये मेरा इस्तेमाल करते थे, ये काम करवाओ, वो काम। वो बड़ा खुले किस्म का, मैं उसका नाम आज नहीं ले रहा, खुले किस्म का एक तरह से व्यक्ति था। कह रहा है, मैंने कहा इतने बड़े केसेस है आपके खिलाफ? उन्होंने कहा हाँ ये सब सही है, लेकिन मेरा इस्तेमाल नेता करते थे। एक दिन मैंने तय किया कि ये मेरा आज तक इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद नेता बनूंगा, अब मैं भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। और यही हुआ है। हम एक जमाने में कहते थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम हुआ है। यही तो हुआ उत्तर प्रदेश में, यही हुआ है कई राज्यों में। जो कल तक डॉन थे, कल तक अपने आप को सिस्टम के बाहर मानते थे, उन्होंने तय किया कि हम अब सिस्टम पर अपना कब्जा करेंगे। अब विकास दुबे, सच मानिए सौरभ जी, वो छोटा है इसमें, ही इज अ स्मॉल फ्राई। बड़े बड़े लोग बन गए हैं जो इस तरह के। आज मुझसे एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे यही लिखा कि ये अच्छा रहा कि गाड़ी पलटती है, अपराधी भागता है और फिर मार दिया जाता है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितने दुर्दांत अपराधी हैं, खासतौर पे वो जो देश की संसद और विधानसभाओं में, भगवान करे उनकी भी गाड़ी पलटे और वो लेकिन उनकी गाड़ी कभी नहीं पलटेगी। नहीं वाले हैं क्योंकि वो माननीय हो गए हैं। सर एक है कि ये भी एक किसी ने मुझे कहा था जो इन सब नेताओं को अच्छी तरह से जानता है, कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक बार उसको आप पार कर देना और इतने बड़े बन जाए कि कोई आपको टच ही नहीं कर सकता, तो फिर क्रिमिनल नहीं, आप नेता। ये बिल्कुल अनुभव सिन्हा या अनुराग कश्यप या कोई भी जिन्होंने ये फिल्में बनाई है, दिस इज रियल लाइफ। ये रियल लाइफ में भी दिखाई नहीं देता है, ये इसी तरह से हुआ है। और मुझे डर है कि प्रकाश सिंह जी जो कह रहे हैं ये सब सही है पुलिस रिफॉर्म का, लेकिन हमारी सिस्टम एक ऐसे लेवल पर आ गई है जहां अब रिफॉर्म करने के लिए है ही नहीं कोई व्यक्ति, क्योंकि जब आपने सिस्टम ही कैप्चर कर लिया है, क्योंकि जनता इसको अपना मुद्दा नहीं बना रही। अगर जनता ये कहे कि जिस तरह से हमारे लिए बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, पुलिस रिफॉर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या कैसे करेगी बेचारी जनता पर आप छोड़ रहे हैं? जनता क्या करे? रास्ते पर जाकर आंदोलन करे? ये देखिए राजदीप जी ऐसा है, सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी होगी, पत्रकारों को भी, जनता को भी, और जब इनका दबाव होगा तब वो नेताओं पे आएगी जिम्मेदारी। ऐसा मत कहिए सब नेताओं को एक दिन ऐसा कैसे होती और उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सर चुनाव में क्या होता है, एक क्रिमिनल जो दूसरे क्रिमिनल के खिलाफ अक्सर चुनाव में लड़ता है, तब आप करेंगे कि आप बेचारी जनता पर आप मत छोड़िए, ये हमारे संस्थाओं पर है। हमारे संस्था कमजोर हो गए हैं। मैं आपसे एक कहूं, अगर हमारी कोर्ट कचहरी मजबूत होती तो विकास दुबे आज कोर्ट पैरोल पे कैसे रिहा हुआ? यू आर राइट। ये बातें हैं ना, ये सच्चाई है। पूरी सिस्टम जो है, फिर वो हमारे जो बड़े बड़े कमीशंस बनते हैं,
बड़े जो राजदीप जी, सिस्टम ने अगर ठीक से काम किया होता तो संतोष शुक्ल की दिन दहाड़े थाने में हत्या हुई। संतोष बिल्कुल। गनर और शैडो वहां मौजूद था, पुलिस वाले मौजूद थे वहां पर। उस समय राजनाथ सिंह की सरकार थी और ये ऑर्डर हुआ था कि इसको देखते ही गोली मार दी जाए, इसने इतना बड़ा अपराध किया। उस समय की अखबार की हमने कतरने देखी। कुछ समय के बाद सरकार बदलती है, वो सरेंडर करता है, सपा में शामिल होता है, फिर सरकार बदलती है, वो बसपा में शामिल होता है, सरकारें बदलती जाती हैं, नेतागिरी चलती जाती है। इसमें सवाल ये है कि दिन दहाड़े अपराध हुआ और वो बरी हो गया। सर, दाऊद इब्राहिम और इसका छोटा जैसा राजन मामला के हो गया। गैंग, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गैंग इतने साल कैसे चलते रहे मुंबई में? किसने संरक्षण दिया? प्रकाश जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी जैसे मिस्टर सरदेसाई ने कहा कि ये लोग डॉन लोग पहले तो राजनीतिक संरक्षण मांगते थे, फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं, हम खुद ही क्यों ना पॉलिटिक्स में घुस जाएं, ये घुसते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इस ट्रेंड को हमने रोकने के लिए हर व्यक्ति ने अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया, आवाज नहीं उठाई, तो ये भस्मासुर की तरह जिस तंत्र में ये घुसे हैं उसको ये खा जाएंगे और डेमोक्रेसी का एक दिन इस देश से जनाजा उठ जाएगा। सर, हो ही गया है, ये भस्मासुर हो ही गया। मेरा आपसे इतना ही, आप और मैं उनमें से हूं, मैं समझता हूं अभी। राजदीप जी, उम्मीद एक जिंदा शब्द है, आप इतने नहीं सर, छोड़िए। नहीं सर, मैं सौरभ से सहमत हूँ। इसीलिए मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हमेशा ग्लास जो है आधा खाली देखता है। अरे पत्रकार आधा खाली देखे आधा भरा देखे वो सब ठीक है, लेकिन आस्था बनाए रखिए, लोकतंत्र। आशा का दीपक जलाए रखिए। मेरे ख्याल में परिवर्तन होगा इस देश में भी। कोई रॉबर्ट पील आएगा, कोई ना कोई एक प्रधानमंत्री बस ये पुलिस रिफॉर्म ला देगा, उसका नाम इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा। नहीं तो आप तो मैं फिर मोदी जी क्यों नहीं? यही तो बात है ना। हम कहते हैं अमित शाह जो है देश का सबसे मजबूत गृह मंत्री है, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। वो तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, मुझको तो उन्होंने टाइम भी नहीं मिलने का दिया। तो आपने प्रकाश जी मिलने का समय मांगा था क्या गृह मंत्री? हाँ मांगा था, नहीं टाइम मिला तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्या करें, मेरा भी आत्मसम्मान है, एक दो बार मांगा, नहीं मिला, छोड़ दिया। सर, आप ये जानिए, ये क्या गुजरात में एनकाउंटर किलिंग नहीं हुए? डीआईजी वंजारा कौन थे? क्या आप कहते हैं तेलंगाना में या आंध्र में जहां कांग्रेस सरकार थी हुआ करती थी वहां इसका तरह के एनकाउंटर किलिंग्स नहीं हुए? क्या जहां तीसरी शक्ति की सरकारें हैं वहां ये एनकाउंटर्स नहीं हुए? ये एनकाउंटर तेलंगाना में रेप विक्टिम्स के साथ जो रेप अक्यूज थे कुछ महीनों पहले इसी तरह का हुआ था। रेप अक्यूज का एनकाउंटर किया था। समय की कमी है। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मणिपुर के एक व्यक्ति ने मुझे आज फोन किया, उन्होंने कहा आप सुबह से शाम ये चला रहे हैं विकास दुबे, मणिपुर में इतने एनकाउंटर किलिंग में इतने लोग मारे गए, कभी आपने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया है? और फिर मैंने जाकर फिगर्स देखे और वाकई एक टाइम पर मणिपुर टॉप 5 स्टेट्स में थी एनकाउंटर किलिंग्स में, लेकिन हमने कभी उसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया। बट सौरभ, आपका प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बहुसंख्यक प्रदेश है, इसलिए हमारी नजर उस पर पड़ती है। लेकिन इस तरह के एनकाउंटर किलिंग्स रेगुलरली होते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल, और होते रहेंगे। कि हमें इस तरह के एनकाउंटर्स पे हर बार बहुत चीयर लीडर नहीं बन जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया हुआ, न्याय हो गया, क्योंकि इस पूरी तुरंत फुरत की प्रक्रिया में न्याय की कई जरूरी चीजें छूट भी जाती हैं। जैसा प्रकाश सिंह जी ने कहा कि कई लोग थे, कई गुनहगार थे जिनके नाम सामने आ रहे थे और तभी सिस्टम की सफाई होती। प्रकाश जी, एनी पार्टिंग स्टेटमेंट? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें जो ये नेक्सस का बनने का जो ट्रेंड है, क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट फंक्शनरीज का, इसके विरुद्ध सब लोगों को एक आवाज़ उठानी चाहिए। इस नेक्सस तोड़ने के लिए हमारे जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें हमें मजबूर करना चाहिए और इसके लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए कि आखिर यह लोग इस पार्लियामेंट में क्यों हैं, ये लोग असेंबली में क्यों हैं, और ऐसी पार्टी को, जो पार्टी ऐसे लोगों को अगर रखेगी तो उसको हम वोट नहीं देंगे। ये संदेश। प्रकाश जी, क्योंकि बार बार चुनाव का जिक्र आ रहा है, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जैसे इफ वी टॉक अबाउट योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी ये मानी जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बड़े सख्त हैं। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी है कि गुंडों के अंदर आपका डर होना चाहिए, गुंडों के अंदर कानून का भय होना चाहिए, गुंडों को डर होना चाहिए कि अगर बदमाशी करेंगे तो गोली हमारा इंतजार कर रही है। और जनता का एक बड़ा वर्ग है जो इस चीज को सपोर्ट करता है। आप आज की तारीख में भी अगर सोशल मीडिया, तो लोग कह रहे हैं कि ठीक किया, पुलिस क्या उसकी आरती उतारती, पुलिस क्या ऐसा करती, पिछली बार भी तो उसने किया था मर्डर,
और तब वो बरी हो गया था। तो एक तरफ तो ये दिखता है कि जनता भी इंस्टीट्यूशंस में यकीन खो रही है, दूसरी तरफ एक किस्म का पॉलिटिकल वैलिडेशन भी मिलता दिखता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पॉलिटिकल वैलिडेशन नहीं है, इसको गहराई में सौरभ जानने की जरूरत है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पर योगी आदित्यनाथ जी के टाइम, देखिए योगी जी की सत्यनिष्ठा में मुझे कोई संदेह नहीं। वो अपराधियों को कोई क्वार्टर नहीं देना चाहते, बिल्कुल उनके खिलाफ तो वो एकदम मतलब चाहते हैं कि इसको मतलब नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए। आई एग्री विद यू। परंतु मैं डिसएग्री। एक मैं बात पूरी कर लूं। राजनीति आप पर आएंगे। परंतु उनके कार्यकाल में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीजीपी रैंक के ऐसे थे जिन्होंने गलत लोगों की तैनाती की, गलत लोगों को प्रश्रय दिया, और उस जमाने में मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि के मैं कहूँगा पुलिस अधिकारी अच्छे जगहों में तैनात हुए। अब ये बात ऐसे योगी जी को बताई गई थी, पर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ पार्टी का दबाव या जिसका भी दबाव था वो इन लोगों को नहीं हटा सके। और मैं समझता हूँ कि उस डीजीपी के कार्यकाल में जो गलत काम हुआ है उसका अब उसकी जो खराब फसल है जो हमें आजकल देखने में आ रही है। कई पुलिस अधिकारियों पर, कई जिलों के कप्तानों पर जितने गंभीर इल्जाम लगे जी, इन डीजीपी का आप जिक्र कर रहे हैं प्रकाश सर जी, पुलिस की साख इतनी बिगड़ी है उस एक टेन्योर में कि योगी की अपनी जो पॉलिटिकल करेंसी थी वो खतरे में आ गई कि भाई ये तो कहते हैं नो नॉनसेंस, लेकिन यहाँ तो ये चीजें हो रही हैं। नहीं, अब देखिए उनकी सत्यनिष्ठा पे, उनके नो नॉनसेंस एटीट्यूड में कोई शक नहीं है, परंतु मैंने ये देखा है कि वो जो सरकारी तंत्र में जो अधिकारी हैं उन पे बहुत विश्वास करते हैं। मतलब शायद अगर मतलब पूर्व अनुभव होता तो इतना विश्वास नहीं करते। वो हर अधिकारी की बात को छान के देखते, पर वो हर आदमी की बात को विश्वास कर लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक मतलब काम होने देते हैं। और कभी कभी जब उनकी जानकारी में यह आता है कि इस अधिकारी को यह आदेश दिया गया था परंतु उसका अनुपालन नहीं किया, तो उसके साथ जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं करते। वो सोचते हैं अधिकारी है, इसको डांट तो खत्म। पर अधिकारी तो आजकल का इतना बेहया हो गया है कि डांट खा के झाड़ झूड़ के कमरे बाहर आ जाता है, कहते सब ठीक है, हम तो वैसे ही काम करेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो दिक्कत आ रही है कि ही इज सराउंडेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, अ होल लॉट ऑफ देम आर अनडिजायरेबल एंड दे आर होल्डिंग की पोजीशंस। सर मैं 2-3 बातें रखता हूं सौरभ जी। जी राजदीप जी, फटाफट समय की कमी है। नहीं, योगी आदित्यनाथ की वाहवाही कर रहे हैं कि वो सख्त है लॉ एंड ऑर्डर पर। आप उनको कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से पिछली सरकारों से। मायावती पर भी ये को कहा जाता था वेरी टफ, लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सख्त है मायावती जी, ये तब भी कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि तब भी पुलिस ट्रांसफर्स नहीं हुआ करते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री तब भी थी, आज भी कहीं ना कहीं है उत्तर प्रदेश में। ये जानिए सिस्टम। राजदीप जी, आप एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इल्जाम लगा रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि आज भी यूपी में जिलों में तैनाती का पूरा एक गिरोह चल रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए मायावती का एक किस्सा सुनिएगा आप, मायावती का एक किस्सा सुनिए, टाइम हो तो आपके पास। मायावती का एक किस्सा सुन लीजिए। मतलब देखिए उनको सख्त थी पर उनको विवेक की कमी थी। कैसे, उसका एक उदाहरण देते हैं। बरेली कमिश्नरी में लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग का रिव्यू हो रहा है जी। एसपी, इस एक जिले के एसपी से वो कहते हैं कि भाई कप्तान साहब, आपके जिले में पिछले साल तो, संख्या मेरी गलत हो सकती है पर उदाहरण सही है, पिछले साल तो 12 रेप थे, इस साल 18 रेप हो गए, ऐसा कैसे हो गया? तो कप्तान साहब उठ के खड़े हो गए, बड़े शीपिशली, बड़े दबी हुई जबान में कहते हैं, मैडम अगले साल ऐसा नहीं होगा। और मैडम विश्वास करके चुप हो गई। मतलब उनको संतोष हो गया इस जवाब से। मतलब उनकी पकड़ अपराध स्थिति पे नहीं थी, वो सख्त थी बड़े, मतलब ऐसे ढंग से जिसमें उनको अपराध का सही ज्ञान और उसको नियंत्रण करने के सही तरीके का ज्ञान की जानकारी नहीं थी। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप जानिए योगी जी ने अपनी एक छवि बनाई है। कुछ हद तक जिस तरह से एनकाउंटर्स हुए उनसे उनकी छवि और बढ़ गई है, क्योंकि जनता तरस थी। जनता को लगा कि अगर जैसे आपने कहा इनकी आरती उतारेंगे उसके बजाय इनको गोली मार दे। लेकिन सिस्टम किस तरह से, आप अगर देखें जो लिस्ट बनी है, कितने वायलेशंस हुए हैं, जिस तरह से ये एनकाउंटर्स हुए हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया उसमें फॉलो हुई है, इस पर सवाल है। योगी जी पर खुद सवाल उठेंगे कि जिस जहां से योगी जी आए हैं, क्या योगी जी पर आरोप नहीं लगे थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे? उन पर भी चार्जेस हुआ करते थे, सीरियस गंभीर आरोप लगते थे राइटिंग वगैरह का। तो देखिए वो किसी सिस्टम एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यक्ति नहीं है जो सिस्टम बदलने को आए हैं।
उन्होंने सिस्टम पर अपना काबू माना किया है। ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक शक्ति दिखाई है जो उनकी एक तरह से उपलब्धि है। लेकिन शक्ति दिखाना, सिस्टम पर काबू लाना, जो मैं कह रहा हूं मायावती जी ने भी कुछ हद तक किया था, वो अपनी जगह है। सिस्टम को बदलना, सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना, ये अपनी जगह है। और उसके लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति लगेगा जो मुझे लगता है सिस्टम को वाकई रिफॉर्म करना चाहता है, केवल अपनी छवि बढ़ाने के लिए नहीं कि सौरभ जी आज आकर मेरी वाहवाही करें। और केवल कि मैंने इतने क्रिमिनल्स को मारा है, किस तरह से, कानून में कितना आपका विश्वास है, किसने कैसे मारा है, क्या वाकई पुलिस ट्रांसफर इंडस्ट्री खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में? आप मुझे आज कह रहे हैं सौरभ जी और प्रकाश जी कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री खत्म हो गई है? मैं राजदीप जी सिर्फ आपसे पॉइंट आउट करके ये पूछ रहा था कि आपने एक बहुत स्पेसिफिक बात कही है। मुझे एक रिटायर्ड अधिकारी ने कहा, राजदीप जी, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम को एक दिन में आप नहीं कर सकते। अगर योगी जी प्रयास भी करें, इसके लिए कई साल लगेंगे पुलिस यंत्रणा को बदलने। और पॉलिटिकल, योगी जी के इर्द गिर्द केवल एक व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है। आप जो कह रहे हैं, प्रकाश जी ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भी कई मित्र हैं जो वहां पर सर्विस में हैं, IAS हैं, IPS हैं, और हमारी लगातार बात होती रहती है, ऐसे दर्जनों की संख्या में है। एंड आई कैन टेल यू दैट कि वो ये बहुत क्लियरली बोलते हैं कि हमें जब जिले में भेजा जाता है तो उसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं होता है। वो मेरिट के आधार पर, मतलब ये हो सकता है कि आपको इस जिले में भेजा जाए या उस जिले में भेजा जाए। थाने पे यार, लोकल थाने पे जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, किसको किस तरह के थाने में, और वहां कास्ट फैक्टर भी आता है। आप जानिए, आप ये ओवरनाइट नहीं बदल सकते। ये उत्तर प्रदेश है मेरे दोस्त। चलिए, ये लंबी बहस है, हम इस पर फिर लौटेंगे, अभी समय की कमी है। प्रकाश जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, इस बातचीत को आपने समृद्ध किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जेन्युइनली ये उम्मीद करता हूं, राजदीप जी कह रहे हैं जनता पर मत छोड़िए, पर मुझे लगता है कि जब जनता ठान लेगी तभी नेताओं पर और संस्थाओं पर भरपूर दबाव बनता है कि अब संस्था बदली, मूंद कर नहीं रह सकते।